अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द कार्बन फैमिली। जो सबसे पहला एलिमेंट होता है ग्रुप का, उस एलिमेंट के नेम पर आप फैमिली का नेम डिसाइड करते हो। जिस तरह 5A के एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि ये वो टॉपिक है जो नया नया ऐड हुआ है जी आपके सिलेबस या करिकुलम में। और बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक दफ़ा आपने इस लेक्चर को अटेंड कर लिया ना कंप्लीट ए टू जी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से आता होगा, बल्कि आपकी टिप्स पर होगा। बुक में उन्होंने पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स भर दिए हैं बगैर किसी सर पैर के। ना उन्होंने समझाया है कि भाई एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक क्या है। ठीक है, और ना उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन की है कि भाई बंदे को आसानी से समझ आ सके। इंशाल्लाह आपको एक ऐसे पैटर्न में पढ़ाऊंगा कि आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन के बारे में देखें, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑब्वियस बात है, कितने मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेन है जो आपकी लाइफ में शामिल हैं, बायो मॉलिक्यूल्स सॉरी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हर चीज़ के अंदर अंदर कार्बन तो मौजूद ही मौजूद है। ठीक है, सिलिकॉन देखो, इसके बारे में कुछ बातें। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सेमीकंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है सिलिकॉन, चिप्स वगैरह काफ़ी सारे जो आपके पास इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, फ़ोन हो गया, ठीक है, आईसी चिप्स वगैरह हो गई, उनमें सिलिकॉन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। जर्मेनियम खुद एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और ये बातें आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए। टिन, टिन बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, दूसरे मेटल्स को कोट करने के लिए। टिन दूसरे मेटल्स के ऊपर कोट कर देते हो, उससे ये होता है कि वो मेटल जो है वो कोरोजन से बच जाता है, कोरोजन से बच जाता है। अच्छा, और टिन से आप एक अलॉय अलॉय बनाते हो दैट इज ब्रोंज। ब्रोंज में टिन का काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन होती है। लेड, लेड आप पढ़ते आए हो जी फिजिक्स में, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर जो फिजिक्स है क्या आप पढ़ते आए हो। लेड का क्या रोल होता है, शील्डिंग अराउंड द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। लेड बेसिकली जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं उनको, ऑब्वियस बात है, ह्यूमंस तक आने से रोकना होता है। उसके लिए लेड के ब्लॉक्स आप यूज़ करते हो। ठीक है, उसके लिए आप लेड के ब्लॉक्स यूज़ करते हो, सही है। और बैटरीज में भी आप लेड बेस्ड स्टोरेज बैटरीज बनाते हो, कार की बैटरीज वगैरह। ठीक है, तो ये कुछ एक एक लाइन थी। अगर इसमें से कोई एमसीक्यू आ सके तो वो ये आ सकता है, कोटिंग ऑफ अदर मेटल्स के लिए टिन का मेन यूज है। ठीक है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये दो एमसीक्यूज फिलहाल आप समझ लें, आपने कर ली। और सेमीकंडक्टर के तौर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है टॉप टू बॉटम जाते हो साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का होल्ड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है। और जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है तो यही तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी यही होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, ठीक है, लेड तक जब जा रहे हो तो आपका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का होल्ड कम हो रहा है, न्यूक्लियस का होल्ड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है, कम एनर्जी देके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। बट दे डू नॉट डिक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। डिक्रीज होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो, एक डिक्रीज होता है ये, एक डिक्रीज होता है ये ऐसे करके। ठीक है, मतलब नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर ऐसे करके। कोई रेगुलर इंक्रीज नहीं है, रेगुलर इंक्रीज होता है ये। ठीक है, या फिर ये भी होता है, कुछ हद तक रेगुलरिटी है, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके ना जो है ना इरेगुलर से इंक्रीज होता है। उसकी रीजन क्या है, ड्यू टू द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन जर्मेनियम एंड टिन। जर्मेनियम और टिन के अंदर डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं और लेड के अंदर एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में भी मैं आपको समझा के आया था। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, जो डी ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होते हो या एफ ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होते हो, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट में इतना बड़ा रोल नहीं होता। इनका शील्डिंग इफेक्ट में इतना बड़ा रोल नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट में जो ऑर्डर है वो ये कि एस पी डी एफ। अब जो डी और एफ है, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट में रोल है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड होते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड होते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ प्रोटॉन्स भी ऐड होते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी ऐड होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से शील्डिंग इफेक्ट जितना होना चाहिए था वो उतना नहीं हो रहा जब आप डी एफ ऑर्बिटल्स को फिल करते हो। लेकिन प्रोटॉन्स का इंक्रीमेंट तो आपको अच्छा खासा विजिबल है, तो शील्डिंग इफेक्ट उतना नहीं हो पाता कि जितना प्रोटॉन्स में इंक्रीज हो रहा है नंबर। ठीक है,
तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर आप ये देखते हो कि आपको एटॉमिक जो साइज है, एक तो उसमें आपको डिक्रीज देखने को मिलता है क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कुछ हद तक बढ़ जाता है, कुछ हद तक बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो ये डिक्रीज हो रहा है ना टॉप टू बॉटम में, वो कोई इतना रेगुलर नहीं है, क्योंकि जर्मेनियम और टिन में जब आप जाओगे उसमें जो है वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे होगा। ठीक है। मतलब उस तरह नहीं होगा जिस तरह रेगुलर वैल्यूज में डिक्रीज हो रहा है, इसी तरह लेड में भी वो नहीं होगा। इसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन्स भी ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो ऐड हो रहे हैं वो शील्डिंग इफेक्ट में मजीद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट में मजीद कंट्रीब्यूट करने की वजह से कोई न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कंपैरेटिवली उतना उतना ही रहता है। ठीक है। मतलब वो कम होता है लेकिन मतलब जो डिक्रीज है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। डिक्रीज जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही आप डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड हो जाते हैं लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट में रोल है वो उतना ज्यादा नहीं होता, जबकि प्रोटॉन्स ऑन द अदर हैंड वो तो बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ। तो इसलिए न्यूक्लियस का होल्ड कुछ हद तक वेनस इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ता है, या फिर उतना कम नहीं होता जितना कम होना चाहिए था। यानी एस और पी के ऑर्बिटल्स को फिल होने से जो शील्डिंग इफेक्ट जितना बनता था ना, उस हिसाब से जो डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी होना था वो ज्यादा। डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी जब आप एस या पी ऑर्बिटल्स की फिलिंग करके करते हो तो फिर वो उतना होना था, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा डिक्रीज आना था। ठीक है। उसकी रीजन क्या है ज्यादा डिक्रीज आने की? क्योंकि इनका जो शील्डिंग इफेक्ट में रोल है वो ज्यादा है। लेकिन जब ऑन द अदर हैंड आप डी या एफ ऑर्बिटल्स में फिलिंग करते हो ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट है वो को उतना ज्यादा नहीं हो रहा। मतलब एस पी डी एफ, ये इसका ऑर्डर है। अब डी और एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने से कुछ हद तक शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना एस और पी में फिल करने से बढ़ना था। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर कम तो हुआ है, ये नहीं कि न्यूक्लियस का होल्ड कम नहीं हुआ, न्यूक्लियस का होल्ड कम हुआ है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ कि जितना कम नॉर्मली हो रहा था एस और पी को फिल करने से, एस और पी को फिल करने से। इसीलिए हम कहते हैं कि डिक्रीज जो है इनमें वो उतना रेगुलर नहीं है ड्यू टू फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन जर्मेनियम एंड टिन, एफ ऑर्बिटल्स इन लेड। समझ आ गई मेरी बात? आगे चलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब ये टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये भी डिक्रीज करते हैं, ये भी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि देखो, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो जो पैकिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, स्ट्रक्चर एक्सपैंड से एक्सपैंड करता जाता है। जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेज, दो एटम्स के दरमियान फोर्सेज, वो फोर्सेज उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाती जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये मिलता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं, बट नॉट रेगुलरली। यहाँ पे भी रेगुलर डिक्रीज नहीं हो पाता। ठीक है। यहाँ पे भी रेगुलर डिक्रीज नहीं हो पाता। ठीक है। चलो, इसमें ये बात आती है, कार्बन और सिलिकॉन जो है इनका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कार्बन का सबसे ज्यादा, देन फॉलोड बाय सिलिकॉन। इनकी रीजन क्या है कि जो दे आर बोथ जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई छोटा सा स्ट्रक्चर हो, पूरा जॉइंट किस्म का कोवलेंट स्ट्रक्चर है। मतलब बहुत बहुत सारे कार्बन के एटम्स, क्योंकि इनके अंदर कैटिनेशन की एबिलिटी होती है, कार्बन के अंदर ज्यादा होती है, सिलिकॉन के अंदर कुछ हद तक कम होती है, लेकिन होती इन दोनों में है। तो इसलिए जो है वो बेसिकली ये क्या बना देते हैं, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। और उनको फिर ऑब्वियस बात है उनके दरमियान की जो बॉन्ड्स वगैरह तोड़ना, उनके दरमियान की फोर्सेस को तोड़ना, उनके लिए फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए इनका सबसे ज्यादा है ग्रुप में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन इज लेसर देन लेड। हालांकि अगर आप देखो, ऊपर आता टिन, नीचे आता है लेड। ठीक है। ऊपर आता टिन, नीचे आता है लेड। अब असूल ये था कि जो लेड है ना, लेड, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए था। टॉप टू बॉटम आप आ रही हो ना, अभी हमने बोला कि वो डिक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जो लेड है उसका ज्यादा होता है कंपेयर टू टिन। क्यों भाई? क्योंकि जो टिन है ना, ड्यू टू यहाँ पे टिन आना चाहिए, ड्यू टू टिन्स डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। अब जो नॉर्मल टिन ने स्ट्रक्चर बनाना था वो और था, लेकिन वो क्या बना देता है, एक अनस्टेबल सा डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। ये बुक में लाइन लिखी हुई है। अब इस डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छा स्ट्रांग नहीं है ना, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और लेड का उससे ज्यादा होता है। ठीक है। ये इसकी रीजन है। ठीक है। क्योंकि जो टिन है ना वो डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर बना देता है। समझ आ गई? यहाँ तक बात याद हो गई? क्योंकि मैं साथ साथ जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें आपको याद भी होती जाए, तभी इस लेक्चर का फायदा होगा कि आप चीज याद करके निकलोगे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
नॉन मेटल टू मेटल आप क्या सफ़र, ठीक है। सबसे ऊपर कार्बन आता है, कार्बन एक नॉन मेटल है। फिर आपको दो मेटलॉइड्स मिलते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि दोनों सेमीकंडक्टर्स मेटलॉइड्स। और फिर आता है टिन और लेड्स, और ये दोनों बेसिकली मेटल्स हैं, अब मेरी बात गौर से सुनना। जो एफ है ना, उसमें उन्होंने जो ये एक फिगर सी बनाई थी, जिस तरह मैंने फिगर बनाई, उन्होंने फिगर में पता क्या किया, फिगर में उन्होंने ये किया कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों को नॉन मेटल कह दिया, जर्मेनियम को मेटलॉइड कह दिया। लेकिन जब उन्होंने थ्योरी लिखी तो थ्योरी में उन्होंने कहा कार्बन नॉन मेटल है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों मेटलॉइड्स हैं। तो हम लोग ज्यादा फॉलो किस चीज को करेंगे, इस चीज को करेंगे जो उन्होंने थ्योरी में लिखा, और वो क्या था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों मेटलॉइड्स हैं, टिन और लेड दोनों मेटल्स हैं, कार्बन जो है वो नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल से मेटल तक का सफर है। टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो रही है ना, ऑब्वियस बात है। मेटल्स जो है उन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है आराम से, और टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी बढ़ रही है, तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो आप टॉप टू बॉटम गए तो आपको मिली मेटल्स गए, यहाँ पे मेटल और फिर नॉन मेटल, ठीक है। ऊपर से जो आपको मैंने पहले भी मेटलॉइड्स पढ़ाए थे, ठीक है, ऊपर मैं मेटलॉइड पढ़ा के आया हूँ। और वो मेटलॉइड जो है, ये देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों मेटलॉइड है, पीटीबी ने इनको मेटलॉइड लेबल किया। ये देखो, ये मेटलॉइड्स का ये ग्रे है मेटलॉइड, ठीक है। फिर ये, अब ये मेटलॉइड में कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? स्टेयर केस इफेक्ट। ये देखो स्टेयर्स की तरह नीचे आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं एक ग्राफ, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है भाई? ये स्टेबिलिटी का ग्राफ। अब ये मैं आपको ना लेबल करते जाता हूँ। ये यहाँ पे ऊपर जो ये कार्बन की +2 की स्टेबिलिटी है, ऊपर जाओ ये किसकी स्टेबिलिटी है? सिलिकॉन की। ठहरे मैं इसको ना पूरा कर लूँ। ये देखें भाई, मैंने ना वाइट डॉट्स लगाए हैं, आपको नजर आ रहे हो, ठीक है। ये +2 स्टेट है, और +2 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। +2 स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे आप कार्बन से लेड की तरफ जा रहे हो, तो ये आप देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यानी कार्बन की +2 स्टेट से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? सिलिकॉन की +2 स्टेट। उससे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? जर्मेनियम की +2 स्टेट। उससे ज़्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी है? टिन की +2 स्टेट। उससे ज़्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी है? लेड की +2 स्टेट। अब आप टॉप टू बॉटम ये वाला जो दूसरा कर्व है, ये देखो, ये +4 स्टेट की स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मतलब स्टेबिलिटी की कर्व है +4 स्टेट। कार्बन की +4 स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे नीचे, उससे कम स्टेबल सिलिकॉन की +4 स्टेट की स्टेबिलिटी है, उससे नीचे जर्मेनियम की +4 स्टेट की स्टेबिलिटी है, उससे नीचे टिन की +4 स्टेट की स्टेबिलिटी है, उससे नीचे लेड की +4 स्टेट की स्टेबिलिटी है। अब आप इनकी आपस में कंपेयर करो। कार्बन +2 स्टेट में कम स्टेबल है, +4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ये जो इस साइड पर है ना, ये आपको स्टेबिलिटी गिवन है वाई एक्सिस में। अब +4 स्टेट में कार्बन ज़्यादा स्टेबल है, +2 स्टेट में कम स्टेबल है। अभी आप सिर्फ आपस में बात कर रहे हो, अभी आप आपस में बात करो। इसी तरह सिलिकॉन अपनी +4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, +2 स्टेट में कम स्टेबल है। इसी तरह जर्मेनियम अपनी +4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, +2 स्टेट में कम स्टेबल है। इसी तरह टिन भी अपनी +4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, +2 स्टेट में कम स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर आके क्या होता है? क्रॉस होता है। क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। जैसे ही इंटरसेक्शन होता है, तो लेड के केस में आपको बहुत बड़ी एनोमली मिलती है। क्या मिलती है? एनोमली मिलती है, जो बाकियों में नहीं है। बाकियों में आप देख रहे हो उनकी +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, +2 स्टेट कम स्टेबल है। जबकि आप लेड में देखोगे कि लेड की +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, ये देख रहे हो, +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, +4 स्टेट कम स्टेबल है, ठीक है। तो ये आपको मैंने ग्राफ बड़े ही डिटेल में समझा दिया, तो इस ग्राफ में किस तरह आपने चीज़ें इन्फर करनी, ठीक है जी। आगे चलो। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ M+4। M क्या है भाई? कोई भी इस ग्रुप 4 का एलिमेंट, +4 और उसका +2, ठीक है। हाँ, देखो जी, कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन +4 जो है, अब देखो +4 के लिहाज से देखोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो रही थी? कम हो रही थी। यानी कार्बन की सबसे ज़्यादा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन और देन लेड। जब आप +2 की फॉर्म में देखोगे, +2 की फॉर्म में ऊपर जा रही थी, 4 से नीचे आ रही थी, 2 से ऊपर जा रही थी। तो सिंपल एज दैट कि कार्बन की कम, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन और सबसे ज़्यादा लेड। जब आप आपस में कंपेयर करोगे, आपस में कंपैरिजन पे इनकी +4 फॉर्म्स ज़्यादा स्टेबल हैं और +2 फॉर्म्स लेस स्टेबल हैं, ठीक है। जबकि लेड में जब आप आपस में कंपेयर करोगे, लेड की +2 फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, +4 फॉर्म कम स्टेबल है। वहाँ पे क्रॉस हुआ था। अब ये मैंने आपको अनोमली दिखाई अलग से, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकती है, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये सब एमसीक्यूज में आ सकती हैं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू, क्योंकि 4A जो ग्रुप है ना उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना तो वो ये इनट पेयर इफेक्ट का टॉपिक है। और ये लास्ट ईयर जो शहीद जुल्फ़िकार का पेपर आया था उसमें एज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आया था इसमें से इनर पेयर इफेक्ट में। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, अभी +2 ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब कि जब भी +4 वाली लेड को मौका मिलेगा, +4 वाला लेड इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी +2 वाले लेड में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होगा। ये बात होगी। तो +4 वाला लेड किस में कन्वर्ट होना चाहता है, +2 वाले लेड में। ठीक है, +2 वाले लेड में। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि लेड प्रेफर करता है वो +2 फॉर्म में पाया जाए, क्योंकि लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है। तो ये देखो +4 फॉर्म जो है, +4 फॉर्म वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मतलब कि +4 फॉर्म ने किसने कन्वर्ट होना है, +2 फॉर्म में। तो ये क्या करेगी, ये करेगी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब खुद रिड्यूस हो रही है, किसी दूसरे को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज। तो ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह इसकी +4 फॉर्म क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +2 फॉर्म में वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। +2 फॉर्म में क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो Pb+4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, और ये खुद किस में रिड्यूस होकर किस में क्या बना देता है, Pb+2। ठीक है, Pb+2। अब Pb+4 जो है वो एक्ट करता है एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि जो बाकी चीजें हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ठीक है, उनके लिए एम यूज किया क्योंकि उनकी उन सब की +4 फॉर्म ज्यादा स्टेबल है +2 फॉर्म से। तो उनकी जो +2 फॉर्म है उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो कन्वर्ट हो इनटू +4 फॉर्म, क्योंकि वो +4 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है जी, ये बातें होगी। अब आगे चलते हैं जी, एक बात आती है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, ओनली कार्बन फॉर्म्स -4 एंड C2-2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कार्बन के अलावा किसी की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती। इस तरह CaCO2 है, अब इसके अंदर इसके ऊपर +2 है। ठीक है, इसके ऊपर ऑब्वियस बात -2 आना चाहिए, तो -1 × 2 होगा तो -2 होगा। कार्बन के यहाँ पे क्या है, -1। ठीक है, अब ये C2-2 की फॉर्म में होता है, इसको आप +2 लिखते हो, इसको आप लिखते हो होल C2-2 के। एक के ऊपर -1 है, ओवरऑल -2 हो गया, तो C2-2 इन्होंने लिख दिया, और साथ -4 में भी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला जो है ना, ये सिर्फ कार्बन में होता है। ये बात हो गई। अच्छा, अब इससे पहले आपको ना एक चीज समझाता चलूं, एंड दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है, अच्छा, अब ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया है, कन्फिग्रेशन लिख दी है लेड की। ठीक है, और ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ना, ये किसमें प्रोनाउंस होता है, लेड में। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये आप देख रहे हो ना, जो बेसिकली 5D है और 4F है, ये लेड में ना कम्प्लीटली फिल्ड है, ये लेड में कम्प्लीटली फिल्ड है। अब मैंने आपको क्या बात समझाई थी कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, उसका ऑर्डर होता है S, P, D और F। अब जो D और F है, ठीक है, इनका शील्डिंग इफेक्ट को इतना प्रोनाउंस नहीं होता, इनका शील्डिंग इफेक्ट को इतना प्रोनाउंस नहीं होता। अब इसमें होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते गए, अब 14 × 10 आपने तकरीबन 24 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए और 24 प्रोटॉन्स बढ़ाए, 24 प्रोटॉन्स बढ़ाए, 24 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए। लेकिन इन 24 इलेक्ट्रॉन्स का कोई इतना खास शील्डिंग इफेक्ट नहीं था, इनका कोई इतना खास शील्डिंग इफेक्ट नहीं था जितना कि उस हिसाब से होना चाहिए था कि जो S या P में फिल करने से होता। अब इनका उतना शील्डिंग इफेक्ट नहीं था, जिस वजह से जो प्रोटॉन है उनको मौका मिल गया कि अब शील्डिंग इफेक्ट तो उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, तो ये एस के इलेक्ट्रॉन्स पे अच्छा खासा पुल एग्जर्ट कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात, मैंने बड़ा ही सिंपल करके बता दिया। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो इस एस के ऊपर अच्छा खासा पुल एग्जर्ट कर पाते हैं, तो ये जो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। यानी लेड कोशिश करता है कि 6s के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, नॉन बॉन्डिंग ही रहें, और बस ये जो 6p के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकल जाए, 6p के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ये यूज हो जाए, और बाकी ये 2 जो हैं वो सेफ रहें। अब आपको समझ आ रही है कुछ, कि जो हम कहते थे कि भाई लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है लेड के +4 से, वो इसीलिए है कि +2 में तो चलो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, +4 बनाने के लिए आपको इस इनर्ट
एस ऑर्बिटॉल जो कि 6s ऑर्बिटॉल है, इस इनर्ट ऑर्बिटॉल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। और वो इनर्ट है, वो अब इनर्ट हो चुका है क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से शिल्डिंग इफेक्ट इतना नहीं बढ़ा। और वो जो सारा आपको फिनोमेना समझाया, तो अब न्यूक्लियस का जो होल्ड था अपॉन दीज एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ गया। अब न्यूक्लियस का होल्ड जब इन पे बढ़ गया, तो इस वजह से हम ये कहते हैं दैट ये इलेक्ट्रॉन्स अब हो गए रिलक्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स अब हो गए इनर्ट, ये चाहते हैं कि हम नॉन बॉन्डिंग ही रहें। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के तो चलो +2 फॉर्म तो बन जाती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई इनर्ट नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। लेकिन जैसे ही आप इसकी तरफ आओगे तो ये इनर्ट है, इसीलिए Pb+4 फॉर्म जो है वो कम स्टेबल है, क्योंकि उसमें आप इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करते हो, तब जाके +4 फॉर्म बनती है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है इनके अंदर। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हो ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रोनाउंस होता चला जा रहा है। क्यों? देखो, जो टिन है और जर्मेनियम है, इसके अंदर दोनों में डी ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक है, डी ऑर्बिटल इसमें भी है, इसमें भी है। अब टिन में आप ज्यादा देख सकते, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन 3 में ही आपको नजर आएगा, इसमें तो आपको नजर ही नहीं आ सकता इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो डी और वो ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं, डी और एफ ऑर्बिटल्स। इसी में एफ ऑर्बिटल्स नजर आए आपको, इसमें डी है इन दोनों में। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है +2 का इंक्रीज स्टेबिलिटी होता हुआ, +2 का जो कर्व आपको नजर आ रहा है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी का, और जो +4 का आपको कर्व नजर आ रहा है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का, उसकी रीजन ही ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। उसकी रीजन ही ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। कैसे है? जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रोनाउंस्ड होता चला जा रहा है। जो एस के इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो वेनस शेल में जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनकी कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS2, सॉरी यहाँ पे इसको काटो, NS2NP4, सॉरी NS2NP2। ठीक है, क्योंकि 4 एक एलिमेंट्स है ना, NS2NP2 इनकी कन्फिग्रेशन होती है। अब जैसे जैसे आप राइट की तरफ जा रहे हो, तो जैसे अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स आए, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स आए, तो वो वाला जो पूरा फिनोमिना है ना, वो फिनोमिना हुआ। और उसकी वजह से जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली ज़्यादा इनर्ट से इनर्ट होते चले गए। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे ये ऊपर आ रहे थे, अब पहले ये था कि +4 फॉर्म और +2 फॉर्म में इतना बड़ा स्टेबिलिटी का गैप था। अब आप देख रहे हो कि +4 फॉर्म की स्टेबिलिटी गिर रही है, +2 फॉर्म की बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो मजीद +4 फॉर्म की स्टेबिलिटी गिरी, +2 फॉर्म की बढ़ी। यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल करीब करीब आ गए हैं। पर वो करीब क्यों आए हैं? यहाँ पर गैप क्या था? यहाँ पर गैप क्या है? इसकी रीजन ये है कि +4 फॉर्म की स्टेबिलिटी इधर आके इतनी गिर गई है कि वो यहाँ पर जो SN में S के इलेक्ट्रॉन्स है ना, NS2NP2 में SN के केस में जो S के इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी हद तक इनर्ट हो गए, जिस वजह से जो +4 फॉर्म है वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं रही जितनी यहाँ पर कार्बन में +4 फॉर्म स्टेबल थी। समझ आ रही है मेरी बात? ये जो इनका गैप जो है वो करीब करीब आ गया, पहले यहाँ पे गैप इतना बड़ा था शुरू में, तो उसकी रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आपको ये बात समझ आई होगी ग्राफ की। ठीक है, मैंने बड़ा ही स्टेप बाय स्टेप समझाया है, और इसी तरह ही ये बातें समझ आती हैं। आगे चलें, फजान्स रूल ये क्या कहता है? ये सिंपल बात करता है। देखो, कैटाइन जब एनाइन से कंबाइन करेगा, कैटाइन जब एनाइन से कंबाइन करेगा, तो एक कोई समझ लो सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया, या फिर जो भी कंपाउंड कोई बन गया। ठीक है, आयनिक कंपाउंड या जो भी कंपाउंड बना। ठीक है, जो भी कंपाउंड बन गया। ठीक है जी, अब उस कंपाउंड में जो कैटाइन है, अगर उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड ज्यादा, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कहते हैं ये कैटाइन है, तो +4 चार्ज है। ठीक है, एनाइन के साथ इसने कंबाइन किया हुआ है, तो अभी +4 वाला है ना, ये ज्यादा अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इट विल इंक्रीज द कोवलेंट करेक्टर इन द बॉन्ड। जबकि अगर कैटाइन की चार्ज डेंसिटी कम है, कैटाइन की चार्ज डेंसिटी कम है, तो फिर फॉर एग्जांपल +2 फॉर्म वाला है, वो एनाइन के साथ कंबाइन कर रहा है, अब इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, अब वो उतना अच्छा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ये आयनिक ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड, बॉन्ड में कोवलेंसी कम हो जाएगी, आयनिक करेक्टर बढ़ जाएगा, आयनिक करेक्टर बॉन्ड में बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं M+2 वाले बॉन्ड जो है वो M+2 के केस में, यानी जो 4A वाला केस है उसमें +2 जो है वो आयनिक बनाते हैं कंपाउंड, +4 वाला कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, आगे चलो, क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। अब हम चलने लगे दो चीज़ों की तरफ। अच्छा, अब मैं बड़ा ही आपको सिस्टमैटिक वे में पढ़ाऊंगा आगे वाली चीज़ें। अच्छा, मेरी बात पहली गौर से सुनो, अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स या हेलाइड्स, क्लोराइड्स। इसके बाद हम किसकी डिटेल पढ़ेंगे? ऑक्साइड्स। ठीक है,
और फिर हमारा ये वाला पूरा फंक्शनल ग्रुप एंड हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में इनके ट्रेंड्स थे और जहां पर एक्सेप्शन आ रही थी। नॉन मेटल से मेटल की तरफ कैसे ऊपर से नीचे आते हुए शिफ्ट होते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये जो गैप है स्टेबिलिटी में +4 +2 का, ये कम कैसे होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जैसे लेड की +4 फॉर्म लेस स्टेबल होती है, +2 फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, और उसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने समझा। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो कर सकते हैं, सिर्फ कार्बन शो कर सकता है। फजान रूल क्या होता है। इसके बाद सिंपल क्लोराइड्स की डिटेल पढ़ेंगे, और क्लोराइड्स की डिटेल पढ़ने के बाद हम ऑक्साइड्स की डिटेल पढ़ेंगे। बड़ा ही मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में आपके माइंड में एक मैप, एक स्केच बना दिया, ठीक है। आगे चलो। क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। सबसे पहले इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज XCl4, ठीक है। नॉर्मली वो टेट्राहेलाइड्स टाइप में वो प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली XCl4 इज द जनरल फार्मूला। एक्स किसको कहा है आपने, बेसिकली 4 है कोई भी एलिमेंट। प्रिपरेशन क्या है, दो तरह के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। डायरेक्टली क्लोरीन गैस से कंबाइन करो तब भी Cl4 फॉर्म बन जाएगी, और अगर आप उसके ऑक्साइड को कार्बन और क्लोराइड से एक खास रेशियो में कंबाइन करो तब भी आपको टेट्राहाइड्राइड फॉर्म मिलेगी, साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। समझ आई। तो ये सीन है। अगर आपको ऑक्साइड गिवन हो ना, उसके ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालने के लिए आप कार्बन का यूज करोगे, जैसे ही ऑक्सीजन निकलेगा आप क्लोरीन डालोगे और साथ उसका टेट्राहेलाइड टेट्राक्लोराइड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ लिए, ये एक बुक में मेंशन थे। स्टेट नॉर्मली ये लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सही है। आगे चलो स्ट्रक्चर। आगे चलो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये होता है कि टिपिकल टेट्राहेड्रल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसे, एक्स है ये, Cl, ठीक है। ये एक टिपिकल टेट्राहेड्रल शेप स्ट्रक्चर है, और सिंपल कोवलेंट इनका वो है टाइप के सिंपल कोवलेंट होते हैं, ठीक है। कोई इसके अंदर जॉइंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते। स्टेबिलिटी, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते जाओगे, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी डाउन द ग्रुप। अब जो लेड है, अभी हम पढ़ के हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो लेड जो है ना वो अपनी +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। लेड जो है वो अपनी +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। जब आप आरटीपी दोगे, रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो लेड उसी पे चाहेगा कि वो +4 फॉर्म से +2 फॉर्म में कन्वर्ट हो। कैसे, कि वो अपने टेट्रा क्लोराइड से डाई क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, साथ एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल निकाल देगा। समझ आई। अब ये आपको कॉन्सेप्ट कब समझ आएगा, ये रिएक्शन ही आपको कब समझ आएगा, जब आप पीछे से इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ के आए होगे, तभी तो आपको समझ आएगा कि रिएक्शन होने की वजह क्या है इसकी, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है वो सेंस तो बना रही होती है, लेकिन उसके लिए आपको उसका जो जिस तरह सियाको सबाक होता है एक चीज का, वो आना चाहिए। अच्छा आप देखो, लेट +4 फॉर्म से किस में कन्वर्ट हुआ, +2 फॉर्म में, ठीक है। +4 से +2 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, क्लोरीन गैस रिलीज की, और ये बेसिकली +2 फॉर्म इसकी वाइट सॉलिड है, और 501 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। याद करना है इसको, ठीक है। वाइट सॉलिड 501 मेल्टिंग पॉइंट। तो वाइट है इसीलिए मैंने वाइट कलर से भी लिखा है, याद भी रहेगा इंशाल्लाह। आगे चलें। रिएक्शन विद वाटर। टेट्रा क्लोराइड्स का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो सिंपल इतना याद रखना कि ये जो बीच वाला जो आपके पास एलिमेंट आपको नजर आ रहा है ना, ये जो बीच में जो आपका 4a का एलिमेंट है, ठीक है। इस 4a के एलिमेंट के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स वो क्या करते हैं, वाटर के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब यहाँ पे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अच्छा, अब ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, बीच में MX4 का स्ट्रक्चर ये वाला है, और इन्होंने क्या किया हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, और अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। और इसका फार्मूला आप अगर लिखना चाहो तो MX4 4H2O, ये याद रखना, MCQ में पूछा जा सकता है। जो इंटरमीडिएट बनता है उसका फार्मूला क्या है, तो MX4.4H2O, और आपको दिखा भी दिया, सिंपल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर तरफ से एक एक जगह है जी यहाँ पर, चारों इन क्वाड्रेंट्स में, वहाँ वहाँ से जो है वो आपने शो कर देना है कि भाई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है वाया लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन को यूज करें। आगे चलें। अब क्या होता है, अब होता ये है कि ये एक है हाइड्रोजन और इसका हेलोजन, ये निकल जाएगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, याद आया कुछ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है, और हर एक हेलोजन पे हो रही है। ये हेलोजन, ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन, ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हेलोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया रिमूव। पीछे क्या बचा, OH, पीछे क्या बचा, OH, पीछे क्या बचा, OH, और पीछे क्या बचा, OH।
अब 4 हाइड्रोक्सिल से पीछे बॉन्ड बच गए और 4 हाइड्रोजन हेलाइड्स रिमूव हो गए। बड़ा ही सिंपल सा था, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी, इतने सिंपल सा तो ये रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, और आपको 4 हाइड्रोक्सिल वाला टेट्रा हाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर मिल गया, टेट्रा हाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो डिस्कस करने वाली हैं कि CH4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। अगर इस M की जगह, नॉर्मली तो हम ये कह रहे हैं कि 4A का कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन अगर इस M की जगह आप ये देखो कि कार्बन होता, M की जगह अगर कार्बन होता, तो फिर वो कहते हैं कि ये नॉर्मली हाइड्रोलाइज इजीली नहीं हो सकता। अब ये नॉर्मली इजीली हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो सकता भाई, उसकी रीजन अगर आप जानना चाहो तो वो ये है कि कार्बन पीरियड नंबर 2 में है, अभी इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स आए ही नहीं है, अभी इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स आए ही नहीं है, इसीलिए ये अकोमोडेट नहीं कर पाता लोन पेयर को जो ऑक्सीजन एटम ने डोनेट करना है, और इसीलिए इसकी हाइड्रोलिसिस आसानी से नहीं हो पाती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं, ये बात बुक में आगे जाके लिखी जाती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हाइड्रोलिसिस बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी हाइड्रोलिसिस एक तरह से हो सकती है जब आप एनर्जी दो। देखो वो कहते हैं ना, ताकत अगर हो इंसान के पास, ताकत का जोर हो, ठीक है, तो इंसान कौन सा काम ऐसा जो नहीं करवा सकता। ठीक है, ये बात आपने सुनी होगी। ठीक है जी, तो उसी तरह अगर आप इसको हीट दोगे, इसको एनर्जी दोगे, तो आराम से फिर भी इसकी हाइड्रोलिसिस हो ही जाएगी। आगे चलो भाई, कैसे होती है अभी देख लेते हैं। ट्रेंड इन हाइड्रोलिसिस, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो हाइड्रोलिसिस का ट्रेंड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, हाइड्रोलिसिस का ट्रेंड डिक्रीज करेगा, ये बात याद रखना। एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज अवेलेबल। अब यहाँ से बात थोड़ी डिफरेंट शुरू हो रही है, और इस बात का लिंक है विद दिस। ठीक है, कि एक एटम जो है ना, उसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। देखो ऑर्बिटल है क्या चीज यार, सिंपल एज दैट कि न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये जो चीजें आपको नजर आती हैं शेल्स, ये एक्चुअल में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो इनकी नहीं है। मैंने आपको समझाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पाथवेज हैं जिनको हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन से दिखा दिया। अब इसके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर वगैरह इनकी ओरिएंटेशन। ठीक है, अब वो ऑर्बिटल्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, ये नहीं कि भाई वो जगह ही नहीं। ऑर्बिटल्स क्या, सिंपल एक जगह का नाम है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमने। ऑर्बिटल्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, अगर आप सफिशिएंट एनर्जी दे दो तो वो डी ऑर्बिटल्स भी आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब आप इस CCl4 को, यानी कार्बन के टेट्राक्लोराइड को, अगर आप सफिशिएंट एनर्जी हीट देते हो और आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाने की कोशिश करते हो तो क्या बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होगा, होगा वो नहीं जो यहाँ पर टेट्रा हाइड्रोक्सिलेटेड जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ बाकियों में मिलेगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड में मिलेगा वो। ठीक है, कार्बन के केस में आपको क्या मिलेगी, एक गैस मिलेगी नोन एज फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस, COCl2, कार्बन, ऑक्सीजन, दो क्लोरीन, बाकी दो क्लोरीन इन दो हाइड्रोजन के साथ मिलके दो HCl बना देंगे। ठीक है, COCl2 नेम्ड एज फॉस्जीन गैस, और ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। सही है, आगे चलें। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्ट कार्बन, बाकी एलिमेंट्स की ये आपको शो करके दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स आइंस मिलते हैं इसके बदले में। क्या होता है भाई कि जो टेट्रा हेलोजिनेटेड स्ट्रक्चर है ना, उसको आप मजीद दे देते हो हेलोजन, मजीद हेलोजन दे देते हो किस फॉर्म में, हेलाइड आइंस की फॉर्म में। और वो क्या करता है कि एक कॉम्प्लेक्स बना देता है अपने डी ऑर्बिटल्स को यूज करके, और किस तरह बना देता है कि अपनी 6 फॉर्म हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना देता है। और नॉर्मल में क्या था कि SiF4 था, इसके बाद दो F नेगेटिव जुड़े तो वो -2 चार्ज आ गया और SiF6 हो गया। ठीक है जी, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन था। यहाँ तक हम लोगों ने क्लोराइड्स पढ़ लिए, एक दफ़ा इसको दोबारा देखो। क्लोराइड में बड़ा ही सिंपल था यार, फार्मूला ये है, प्रिपरेशन कैसे करनी है बड़ी ही सिंपल है। स्ट्रेट लिक्विड्स होते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर, स्ट्रक्चर इनका टिपिकल टेट्राहेड्रल सिंपल कोवलेंट होता है। स्टेबिलिटी में थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम वैसे तो कम होती है, क्यों कम होती है देखो, आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट बर्ड है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किसमें हुआ, जाके लेड में, और टिन में भी कुछ हद तक प्रोमिनेंट होता है। देखो उसमें गैप कितना कम हो जाता है। अब देखो लेड में क्या हुआ कि लेड की अपनी +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल था, वो +2 में कन्वर्ट हुआ, व्हाइट सॉलिड 501 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। रिएक्शन विद वाटर में क्या होता है, सिंपल, आपके पास जो है वो 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट में, 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं ये, और फिर 4 दफा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होती है। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और टेट्रा हाइड्रोक्सिलेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, 4 HX रिमूव हो जाते हैं, खत्म। कार्बन का जो टेट्रा हेलाइड है वो क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता इजीली, और किस तरह वो हाइड्रोलाइज होता है और बनाता क्या है, फॉस्फीन गैस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस में होती है, कार्बन में नहीं होती, बाकी सब में होती है। हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स आइन बनते हैं। समराइज भी हो गया जी, इतनी जल्दी तो हम लोगों ने कर लिया, इसमें याद करने में क्या मुश्किल है।
आई होप अगर पहले थी भी तो अब नहीं होगी। आगे चलो, ऑक्साइड्स ऑफ 4A। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बुक में काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना के लिखा गया था। मैं आपको बड़े ही सिंपल फॉर्म में पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनाइज करके मैंने लिखा है इसे। ठीक है जी। अच्छा, ऑक्साइड्स में हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो हमें पता हो पढ़ना क्या है। ऑक्साइड में पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑक्साइड्स क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन का जो डाइऑक्साइड है, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टीज क्या है और इनका आपस में डिफरेंस क्या है। पहली बात जो पढ़ने वाली है वो ये थी। और दूसरी बात पढ़ने वाली और आखिरी बात पढ़ने वाली, दूसरी और आखिरी, वो ये एसिड बेस प्रॉपर्टीज। एसिड बेस प्रॉपर्टीज, और उसमें हम सब ऑक्साइड्स को स्टडी करेंगे। पहले टाइप ऑफ ऑक्साइड्स क्या है, मोनोऑक्साइड्स। ये जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब सिलिकॉन का कोई मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन का मोनोऑक्साइड है। ठीक है। इसी तरह सिलिकॉन, जर्मेनी, ओ, सिलिकॉन के बाद आ जाता है, कार्बन के बाद सिलिकॉन। जर्मेनियम का भी है मोनोऑक्साइड, टिन का भी है मोनोऑक्साइड, लेड का भी है मोनोऑक्साइड। ठीक है, इन तीनों के हैं, इसका है, इसका नहीं। ठीक है जी। थ्री डिफरेंट टाइप्स, मोनोऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स सबके हैं, और अदर ऑक्साइड्स। अदर ऑक्साइड स्टडी करने वाले नहीं है, बस नाम पता हो, C3O2, Pb3O4, 2O, Pb2O, Pb2O3। ठीक है, बस ये है। कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं। तीन एटम्स हैं, सिंपल कोवलेंट से स्ट्रक्चर है। तीन एटम्स हैं, सिंपल कोवलेंट से स्ट्रक्चर है। दो डबल बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, लिविस क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्यों sp हाइब्रिडाइज्ड है? डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कोई लोन पेयर नहीं है। टोटल टू सिग्मा बॉन्ड है, टू सिग्मा बॉन्ड्स पे क्या बनता है, sp हाइब्रिडाइज्ड बनता है। अब ऑक्सीजन को देखो, कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर भी हैं और एक ये सिग्मा बॉन्ड भी है। एक सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर, आंसर क्या आता है, थ्री। थ्री का मतलब क्या होता है, sp2, sp2। अब ऑक्सीजन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो वो sp2 है। ओवरऑल एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ओवरऑल एक लीनियर स्ट्रक्चर है। नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। अब क्यों जीरो है, इसकी रीजन देख लो। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायपोल मोमेंट का वेक्टर बनते हैं। मैंने बड़ी ही डिटेल में डायपोल मोमेंट का टॉपिक पढ़ाया था। अब ये देखो, ये वेक्टर आपने बना दिया। अब जो ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, तो सिंपल नेट डायपोल मोमेंट जीरो बनता है। लेकिन बॉन्ड डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर है, इसकी कोई ना कोई डायपोल मोमेंट मौजूद है, बॉन्ड की डायपोल मोमेंट। लेकिन जब आप नेट डायपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल की देखते हो तो वो हाफ हाफ पार्ट्स कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो क्या होता है, कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है जी। रिजल्टेंट क्या आता है, नेट वेक्टर क्या आता है, जीरो, खत्म। अच्छा, लीनियर, और ये बात तो कर ली। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जब आप देखोगे तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। और ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आप यूज करते हो इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फ्रीजिंग मीट, आइसक्रीम वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ क्या होती है बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, 115 पिकोमीटर, 115 पिकोमीटर। एंड ऑल थ्री एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट। अब इसमें याद करने वाली बात ज्यादा क्या थी, जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, वो ये है दैट हाइब्रिडाइजेशन, नेट डायपोल मोमेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक कौन होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, 115 पिकोमीटर, बॉन्ड। तो बड़े ही सिंपल है। देखो, एक चीज होती है बंदा सारा कुछ याद करता जाए, लेकिन बंदे को पता हो कि एमसीक्यू में क्या आने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू में एग्जैक्ट आने क्या वाला है वो बंदे को देख के पता चलता है। अब क्या वो आपसे ये पूछेंगे जी ट्रायोटॉमिक है, सिंपल कोवलेंट है, आम तौर पे वो ये बात इस तरह की पूछेंगे ही नहीं। दो डबल बॉन्ड बनाते भाई, ये किसको नहीं पता। मेन चीज है हाइब्रिडाइजेशन, ये थोड़ी सी बात आपको देख के ही पता चल रहा है एमसीक्यू में आने वाली है। नेट डायपोल मोमेंट जीरो है लेकिन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की क्या शेप होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉन्ड लेंथ कितनी है, 115 पिकोमीटर, खत्म बात भाई। एमसीक्यूज आपने कर लिए, आगे चलो। अच्छा, ये मैंने आपको जो बात बताई है बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। जो बच्चे इस तरह तैयार करते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको बात बताई है, वो बहुत आसानी से एमडी कैट निकाल लेते। अब मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने अभी जो 2023 का एमडी कैट हुआ था ना यूएचएस का, उसने वो टोटल 1 मंथ पढ़ा था, 1 मंथ। ठीक है, लाइक मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। उसने 1 महीना पढ़ा था, लेकिन वो लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी जाके उसने 1 मंथ दिन रात एक की। मतलब वो 1 मंथ ऐसा नहीं था कि जो नॉर्मल हम समझते हैं 1 मंथ,
वो दिन रात उसने पूरी लगाई थी और अच्छा खासा पढ़ के उसने 1 महीने के अंदर ही एमडी कैट क्लियर किया, और वो माशाल्लाह से आज किंग एडवर्ड में है। ठीक है। तो एक बात है कि इससे हमें ये भी पता चलता है यार कि ना, हमारा जो ब्रेन है ना, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी कैपेबिलिटीज किस हद तक है। उसको जितना आप पुश करोगे ना, जितना आप उसको बड़ा टारगेट दोगे, वो अचीव कर लेगा। बस अपने माइंड में डिटर्मिनेशन हो। अब अगर वो हिम्मत हार के बैठ जाता ना, तो उसके लिए वो 1 मंथ बहुत थोड़ा था। अगर हिम्मत हार के वो बैठ जाता तो उसके लिए वो 1 मंथ भी बहुत थोड़ा था। लेकिन उसने हिम्मत की और 1 मंथ उसने पूरा कर लिया, 1 मंथ में ही उसने कंप्लीट कर लिया। तो बाकी चलें आगे चलते हैं, और जी मोटिवेशनल टॉक होगी। SiO2 का स्ट्रक्चर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर था सिंपल कोवलेंट, मतलब सिंपल आपको जो नजर आ रहा है वो वैसा ही है। लेकिन SiO2 में आप क्या ये इमेजिन करते हो ऐसा है जी, इधर से डबल बॉन्ड इधर से डबल? नहीं भाई, इसका बिल्कुल ऐसा नहीं। इसमें टेट्राहेड्रल बेसिक यूनिट है। टेट्राहेड्रल बेसिक यूनिट है। सही है जी। अब ये देखो, सिलिकॉन ने टेट्राहेड्रल से नेटवर्क बनाया, ये एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ लो एक बेसिक यूनिट है। इस तरह के मजीद बेसिक यूनिट्स आपस में कंबाइन करते गए करते गए करते गए। ठीक है, और ये एक बहुत 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 बड़ा जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, पूरा नेटवर्क बन गया। ठीक है, पूरा नेटवर्क बन गया। लेकिन जब आप इस होल नेटवर्क की रेशियो निकालते हो ना, सिंपलेस्ट रेशियो, तो वो बनती है सिलिकॉन रेशियो ऑक्सीजन 1:2 में। 1:2 में। इसीलिए इसको SiO2 लिखा जाता है। वरना आप ये सोचो कि भाई SiO4 क्यों नहीं लिखते भाई? नहीं, क्योंकि जब आप इस होल की रेशियो निकालते हो ना, एग्जैक्ट नंबर निकाल कर रेशियो, तो रेशियो 1:2 आती है। 1:2 आती है, इसीलिए आप इसको SiO2 लिखते हो। फॉर्मेशन कैसे होती है? वाटर के साथ कंबाइन करोगे, रिएक्ट कराओगे, और अपना ऑक्साइड बना देगा, डाइऑक्साइड, और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। टेट्राहेड्रल बेसिक यूनिट्स आपको दिखा दी है। नॉन वोलेटाइल और हार्ड सॉलिड है ये। नॉन वोलेटाइल और हार्ड सॉलिड है, जबकि आपने देखा था कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली वोलेटाइल भी होता है। ठीक है, और वो तो हैवी गैस। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड ना देखो, आप नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड देखो, वो गैशियस फॉर्म में है। जबकि ये आप देखोगे तो ये आपके पास हार्ड सॉलिड है और नॉन वोलेटाइल भी है। रीजन ऑफ डिफरेंसेस कि ऑल दो इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, 1:2 की जो वो है वो दोनों में एक है। ठीक है, बाकी ये कि एक सिलिकॉन का एटम भी 4 बॉन्ड्स बनाता है, एक कार्बन का एटम भी 4 बॉन्ड्स बनाता है। लेकिन इनके फिजिकल स्टेट्स में डिफरेंस है। उसका डिफरेंस की वजह देख लो। सिलिकॉन हैज़ मोर साइज देन कार्बन। पहली बात, सिलिकॉन नीचे आता है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है कार्बन से, सो इट कैन बी सराउंडेड बाय मोर ऑक्सीजन एटम्स। तभी उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी पैदा हुई टेट्राहेड्रल सब यूनिट बनाने की। आगे चलो, सिलिकॉन फॉर्म्स ओनली सिंगल बॉन्ड बाय कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड। वो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करके अपनी पॉसिबिलिटी मुका देता है उधर ही। ठीक है, मजीद बॉन्ड्स बनाने की। और सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से ये सिनेरियो होता है कि ये बड़ा ही लंबा एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है जी, इसके बाद पॉसिबिलिटी आ जाती है। द अदर थिंग इज कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिर्फ वैंडरवाल फोर्सेज होती हैं। जबकि SiO2 में ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स इन टेट्राहेड्रल यूनिट्स। इन टेट्राहेड्रल यूनिट्स जो कि मैंने आपको दिखा भी दिए। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है जी? तो अब हमारी लेक्चर का थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स पार्ट शुरू होने जा रहा है, और वो ये है कि ऑक्साइड्स जो अभी आपने पढ़े ना, ऑक्साइड्स, उनका एसिड बेस बिहेवियर। एसिड बेस बिहेवियर। अब पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन माइंड में क्लियर करता हूँ कैसे हम पढ़ेंगे। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे यार कि देखो, कार्बन सिलिकॉन, इसके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर कोवलेंट। जबकि जर्मेनियम, टिन, लेड, इसके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर व्हाट? दे आर मेटेलिक एंड आयनिक। मेटेलिक एंड आयनिक, इसके कोवलेंट। ठीक है जी, इसके कोवलेंट। सही हो गया। अब एक बात है दैट ये जो कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स हैं ना, ये एसिडिक टाइप के होते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली एसिडिक से होते हैं। किस जैसे होते हैं? एसिडिक से होते हैं। तो ये इनके आप जो रिएक्शंस पढ़ोगे वो या वाटर के साथ पढ़ोगे कि सिंपल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर ऑब्वियसली किसी बेस के साथ रिएक्शन पढ़ोगे, किसी बेस के साथ रिएक्शन पढ़ोगे, क्योंकि ये खुद स्लाइटली एसिडिक टाइप है ना, खुद वीकली एसिडिक टाइप है। तो इनका जो रिएक्शन है, ऑब्वियस बात है, वो आप बेस से ही पढ़ोगे। एसिड का रिएक्शन किससे होता है? बेस से होता है। अब ये तीनों के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एम्फोटेरिक। दे आर एम्फोटेरिक।
दे आर एम्फोटेरिक। गौर से सुनना, एम्फोटेरिक होने की वजह से हम इसका रिएक्शन एसिड के साथ भी देखेंगे, एक रिएक्शन एसिड के साथ, एक रिएक्शन बेस के साथ, एक रिएक्शन बेस के साथ। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके माइंड में बड़ा ही अच्छे से स्केच क्लियर कर दिया। अब अगली बात एक और स्केच है। अब कार्बन और सिलिकॉन में जब आपने पढ़ना है तो पहले हम पढ़ेंगे मोनोऑक्साइड्स, फिर हम पढ़ेंगे डाइऑक्साइड, क्योंकि दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, मोनो या डाई, और दूसरे अदर टाइप के वो हम स्टडी नहीं करने लगे। तो देखो, कार्बन जो है उसका मोनोऑक्साइड है, लेकिन सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड नहीं है। जो सिलिकॉन है उसका डाइऑक्साइड है, कार्बन का भी डाइऑक्साइड है। तो फिर आप इनके बेस के साथ रिएक्शन पढ़ोगे, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ोगे, इसमें आप जो है वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन पढ़ोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अब इसको हम स्टडी करते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन के ऑक्साइड, सबसे पहले कार्बन का मोनोऑक्साइड, सबसे पहले कार्बन का मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड में सिर्फ कार्बन का ही है। यूजुअली न्यूट्रल ऑक्साइड, नॉर्मली तो आप इसको न्यूट्रल ऑक्साइड कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन वेरी स्लाइटली एसिडिक। मैंने क्या बोला, वेरी स्लाइटली एसिडिक। आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो ना, एक बात मैंने आपको बतानी है, टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, एसिडिटी डिक्रीज कर रही है। ऊपर वाला कुछ हद तक एसिडिक था, नीचे जैसे जैसे जा रहे हो तो सबसे नीचे जाके आपको एम्फोटेरिक मिल गए। क्या मिल गए, एम्फोटेरिक मिल गए, यानी ऑब्वियस बात, एसिडिटी कम हुई तो बेसिडिटी ज्यादा हुई, तो जिस वजह से अब एसिड के साथ भी रिएक्शन हो पा रहा है और बेस के साथ भी रिएक्शन हो पा रहा है, मूविंग फ्रॉम एसिडिक टुवर्ड्स बेसिक ऑक्साइड, जब आप टॉप से बॉटम जा रहे होते हो। अब इसका पहले स्ट्रक्चर देख लो। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ दो तो नॉर्मली जो वो बॉन्ड्स बनाता है वो किए हुए हैं। जो ये तीसरा बॉन्ड है ना इनके दरमियान, वो बेसिकली ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के तौर पे कार्बन के साथ बनाया है। दोनों ने अपने अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट कर लिए, दोनों ने अपने अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सही है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बहुत कम लोगों को पता होता है। ये मतलब हालांकि बड़ी सिंपल सी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यही बात जब एमसीक्यू में आ जाती है तो पता ही नहीं होता इनको बच्चों को। इसी तरह अगर आप देखो कि फ्री लोन पेयर्स कितने हैं, तो एक ये लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर फ्री, टोटल तो वो दो फ्री लोन पेयर्स हैं। अब बच्चे इसमें तीन मार करके आ जाते हैं, भाई तीसरा क्यों, तीसरा तो भाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में यूज हुआ है। अच्छा, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है, हालांकि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन डायपोल मोमेंट इतना बड़ा नहीं होता इनका, 0.112 होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात हो गई। अब वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इस ऑक्साइड का वाटर के साथ कोई रिएक्शन, मैंने आपको क्या बताया था, इनका पहले वाटर से पढ़ेंगे फिर किसी बेस के साथ पढ़ेंगे। अब वाटर के साथ इसका कोई इतना अच्छा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी टेंडेंसी नहीं होती कार्बन मोनोऑक्साइड की कि वाटर से रिएक्ट कर सके। रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा, इसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। ये बात याद रखना, बुक में टर्म्स यूज हुई है ये वाली, कॉस्टिक सोडा वाली। और जब एमसीक्यू में कॉस्टिक सोडा आते हैं तो बच्चे परेशान के भी NaOH, उनको पता ही नहीं होता NaOH को कॉस्टिक सोडा कहते हैं। NaOH जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा। यार सिंपल है, फॉर्मिक एसिड का पता है HCOOH, उसकी जगह पर H को रिप्लेस कर दो Na से तो फॉर्मेटाइन बन गई, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये भी जो रिएक्शन दे रहा है वो बड़ी मजबूरी से दे रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हो तो अब जाके ये कार्बन मोनोऑक्साइड उससे रिएक्ट कर रहा है। तो इसका कोई इतना खास रिएक्शन नहीं था, इसीलिए हमने क्या बोला था, इस यूजुअली अ न्यूट्रल ऑक्साइड, यूजुअली अ न्यूट्रल ऑक्साइड। इतनी रेयर कंडीशन, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन दे रहे हो तब जाके वो सोडियम फॉर्मेट दे रहा है, तभी मुंह बना के। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड दो। चलो आगे चलते हैं। अब आप आगे हो डाइऑक्साइड्स की तरफ। डाइऑक्साइड्स में अब बराबरी का मुकाबला होगा, अब आप कंपेयर भी कर सकोगे, कार्बन का भी डाइऑक्साइड है और सिलिकॉन का भी डाइऑक्साइड है। अब एक बात, कुछ बातें सिलिकॉन के डाइऑक्साइड के बारे में जो रह गई थी, कि एक ये मैक्रोमोलिक्यूल है। अब इसकी मैक्रोमोलिक्यूल होने के बाद तीन फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म है क्रिस्टोबेलाइट, एक बाकी दो फॉर्म्स है क्वार्ट्ज या ट्राइडेमाइट, क्वार्ट्ज या ट्राइडेमाइट। अब क्वार्ट्ज या ट्राइडेमाइट फॉर्म्स हैं, ये स्पाइरल होती हैं अराउंड एक्सिस, बस ये बात याद रख लो। इनमें किस तरह की अरेंजमेंट होती है, स्पाइरल अराउंड द एक्सिस। जबकि जो क्रिस्टोबेलाइट फॉर्म है वो होती है लाइक द डायमंड। अब जो आप ऊपर फॉर्म पढ़ के आए हो ना ये वाली, दिस इज क्रिस्टोबेलाइट फॉर्म, क्रिस्टोबेलाइट फॉर्म। ठीक है जी, चलो लाइक डायमंड होती है, डायमंड में भी तो यही होता है, कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, अगेन कार्बन 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 कार्बन, इस तरह करके। और बिल्कुल इसी तरह सिलिकॉन में भी चल रहा है भाई, लंबा नेटवर्क। ठीक है, चलो अब आगे चलो। कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये मैंने क्या बोला था, वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है। ठीक है जी, अब रिएक्शन विद H2O और रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद H2O और रिएक्शन विद बेसिस। अब यहाँ पे भी जो सिलिकॉन का डाइऑक्साइड है, ऊपर तो सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसका रिएक्शन खाक पड़ना है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सिलिकॉन का जो डाइऑक्साइड है वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता, शुरू शुरू में आया और वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा।
अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, ऑब्वियस बात है, ये तो आपने बायो में पढ़ा है, वाटर से रिएक्ट करके H प्लस और HCO3 माइनस बना रहा है, ठीक है। तो ये तो जो हमारी लंग्स में और ये सारा जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है एज बाइकार्बोनेट आयंस कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तो आप पढ़ के आए। अब ये जो H प्लस आयन है, इसको बुक ने कहा है हाइड्रोजन आयंस भी कहते हैं, और उसने ये लिखा है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आप बात करो तो हाइड्रोक्सोनियम आयंस कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता हो। अच्छा, यानी ज्यादा अच्छा वर्ड इसके लिए होगा हाइड्रोक्सोनियम आयन, ठीक हो गया। आगे चलो। अच्छा, अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ये पढ़ लिया कि वाटर के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो रिएक्ट ही नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, और वो आपने पढ़ा हुआ। आगे चलो जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया, याद हो गया। हाँ जी, चलो। अच्छा, एक बात बताने वाली थी, जो सिलिकॉन का डाइऑक्साइड है, जब आप इस सॉलिड को हीट देते हो तो क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, लिक्विड। लिक्विड को जब आप सुपर कूल करते हो, सुपर कूल, तो फिर उसको वो मौका ही नहीं मिलता कि वो जो अभी हम ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं ना, कि बड़ा ही प्रॉपर सा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल यूनिट वाला, उसको मौका ही नहीं मिलता कि वो प्रॉपर उस सॉलिड की फॉर्म में अरेंज हो सके। तो उससे एक इरेगुलर स्ट्रक्चर मिलता है, होता है वो सॉलिड ही है, उसको हम कहते हैं सिलिका। क्या कहते हैं, सिलिका। और सिलिका का दूसरा नाम क्या है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज। तो आप पहले सिलिकॉन ऑक्साइड को मेल्ट करोगे, लिक्विड बनाओगे, लिक्विड को सुपर कूल करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिलिका मिल जाएगा। और वो क्या है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, ठीक है। रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद बेसिस। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन पढ़ेंगे, सही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लो टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाता है। अब देखो, आप कंपेयर करो ना अगर इनकी रिएक्टिविटी, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। देखो, शुरू में तो इसका कोई ऑक्साइड मोनोऑक्साइड था ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ये था। अब इसका भी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं था ये भी न्यूट्रल ही, लेकिन जब आप इंटेंस कंडीशन दो तो तब ये मुंह बना कर रिएक्शन करके सोडियम फॉर्मेट बना ही लेता था। यहाँ पर देखो, अब ये आया सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, लेकिन इसने वाटर के साथ तो रिएक्ट किया ही नहीं सिरे से। और जब बेस के साथ रिएक्शन की बात आई तो वहां पे भी इसको हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड बेस चाहिए, किसको, SiO2। अब पहले इसकी तरफ जाने से पहले ये रिएक्शंस पढ़ लो। अब कार्बन डाइऑक्साइड लो टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये दो तरह के रिएक्शन देता है। एक हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ये बना सकता है, और एक ये बाइकार्बोनेट भी बना सकता है। ओ सॉरी, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट तो सेम चीज़ों का नाम है, कार्बोनेट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये डिपेंड किस पे करता है कि ये क्वांटिटी क्या है, क्या ये कम कॉन्सेंट्रेशन में है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, या फिर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो Na2CO3 बनेगा, कम कॉन्सेंट्रेशन में होगा NaHCO3 बनेगा। समझ आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन याद हो गए, बड़े ही सिंपल थे यार, कुछ भी नहीं था इसमें। कम क्वांटिटी में दोगे हाइड्रोजन कार्बोनेट, ज़्यादा क्वांटिटी में दोगे नॉर्मल कार्बोनेट, ठीक है। और होगा ये लो टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। अब आप सिलिकॉन के डाइऑक्साइड का अगर आप देखो, तो वो हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही रिएक्ट कर सकता है NaOH के साथ। कि आप अगर हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दो, तब जाके रिएक्शन करेगा, और क्या बनाएगा, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। भी इंपॉर्टेंट है लफ्ज़, ये यहाँ पर MCQ में आ सकती है बात, सोडियम का सिलिकेट देगा, ठीक है। अब सिलिकॉन का जब डाइऑक्साइड है ना, इसको जब आप कैल्शियम से रिएक्ट कराते हो, अभी तो आपने एक कौन सा बनाया था, सोडियम का सिलिकेट। कैल्शियम का जब आप सिलिकेट बनाते हो, SiO3 को कैल्शियम के साथ कंबाइन करते हो, तो उसको आप कहते हो स्लैग। द कैल्शियम सिलिकेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैग। और कैल्शियम सिलिकेट बनाने के लिए आप SiO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराने के बजाय कैल्शियम के ऑक्साइड से ट्रीट करते हो। ये बुक में एक अलग सा रिएक्शन लिखो, ठीक है, ये अलग सा रिएक्शन लिखो। वरना अभी तक हमारे माइंड में जो सिमेट्री चली है बड़ी अच्छी चली है, ठीक है। हम लोग कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स पढ़ने लगे थे। अब उसमें कार्बन का मोनोऑक्साइड, पहले मोनोऑक्साइड पढ़ना था हमने दोनों को, और फिर डाइऑक्साइड पढ़ना था। मोनोऑक्साइड में सिर्फ कार्बन का था, पढ़ लिया जी। वाटर के साथ रिएक्शन करता नहीं था, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करता था। डाइऑक्साइड जब आपने देखा, डाइऑक्साइड में कार्बन का भी था, सिलिकॉन का भी था। अब दोनों वीकली एसिडिक थे। अब वाटर के साथ तो ये रिएक्शन करता ही नहीं था, और ये रिएक्शन करता था, और ये वो H प्लस और HCO3 माइनस में जाता था। और बेसिस में जब आप देखो तो बेसिस में दोनों रिएक्शन तो करते थे, लेकिन ये लो टेम्परेचर पे करता था, ये हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करता था। लो कॉन्सेंट्रेशन में करोगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाई कॉन्सेंट्रेशन में करोगे तो प्रॉपर कार्बोनेट, ठीक है, जो एक्चुअल में कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, दो सोडियम वाला। और जब SiO2 का आपने रिएक्शन कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड भी देना पड़ा, और सिलिकेट्स बने, क्या बने, सिलिकेट्स। ये सोडियम सिलिकेट था। और कैल्शियम का जब आप सिलिकेट बनाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन का डाइऑक्साइड यूज करोगे, हीट भी दोगे, फिर कैल्शियम का सिलिकेट बनेगा, दैट इज नोन एज स्लैग। स्लैग फॉर्मेशन भी समझ ली। तो बड़ी ही सिमेट्रिकली हम लोगों ने चीज समझी। लेकिन यही चीज अगर आप बुक से पढ़ने की एक दफा कोशिश करोगे तो आपका सर घूम जाएगा बुक में लिखी हुई क्या बात है, ठीक है। आगे चलें।
जर्मेनियम, टिन एंड लेड ऑक्साइड्स। जर्मेनियम, टिन एंड लेड ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं और आयनिक नेचर के होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं और आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर भी ये बात बताई। इसमें भी आप यही पढ़ोगे, पहले इनके मोनोऑक्साइड्स पढ़ोगे, फिर आप इनके डाइऑक्साइड्स पढ़ोगे, और दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। मोनोऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं, डाइऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक होने की वजह से बेस के साथ भी रिएक्शन पढ़ सकते हो आप, एसिड के साथ भी रिएक्शन पढ़ सकते हो। अब ये क्या बात लिखी हुई है, ये उन्होंने लिखी है बेसिक नेचर। जब आपने किसी चीज की बेसिक नेचर स्टडी करनी है कि उस चीज को एज अ बेस एक्ट करवाना है, तो उसका रिएक्शन आप किससे कराओगे? किसी एसिड से करवाओगे, किसी एसिड से करवाओगे। तब आपको पता चलेगा कि उस मोनोऑक्साइड की बेसिक नेचर क्या है। और जब आपने एसिडिक नेचर पढ़नी होगी तो आप उसका रिएक्शन विद बेस कराओगे, तब आपको पता चलेगा उसकी एसिडिक नेचर क्या है। समझ आ गई? बड़े सिंपल सिंपल रिएक्शन है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, एक्स ओ का क्या मतलब है? नॉर्मली तो एक्स ओ जब आप लिखते हो, ये वो आपने पढ़ा होगा, कोई गेम्स वगैरह खेलते हो ना अगर आप, तो एक्स ओ आता है जब आप हार गए हो। ठीक है, अच्छा बहरहाल एक्स ओ यानी ये एक्स जो है ये क्या है बेसिकली, वो ग्रुप 4 का एलिमेंट है। जो कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम, टिन या लेड। ठीक है, अब ये जर्मेनियम और टिन के लिए एसिड के साथ रिएक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसके साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। होता ये है कि दोनों में बेसिकली पहला पहला स्टेप सेम ही है, कि वो जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो अपना डाइक्लोराइड दे देते हैं और साथ वाटर बना देते हैं। अपना डाइक्लोराइड दे देते हैं और वाटर बना देते हैं। ठीक है, गौर से देखना कि ये जो मोनोऑक्साइड वाले रिएक्शन है ना, मोनोऑक्साइड यानी जर्मेनियम, टिन और लेड के मोनोऑक्साइड के जो रिएक्शन है, वहां पर आपको डाइक्लोराइड मिल रहे हैं। डाइक्लोराइड। यही जब आप डाइऑक्साइड्स में जाओगे इनके, तो आपको टेट्राक्लोराइड्स मिलेंगे। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा डिफरेंस आदि बता दिया। इसी तरह लेड का भी जो ऑक्साइड है, वो भी जब HCl से कंबाइन करेगा, यानी किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, अपनी बेसिक नेचर शो करेगा, वो भी अपना डाइक्लोराइड ही देगा साथ वाटर। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में देते हो ना HCl, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो सोल्यूशन के अंदर ना क्लोराइड आयंस मौजूद होती हैं। सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयंस मौजूद होती हैं। ठीक है, और लेड का क्लोराइड क्या एबिलिटी रखता है कि वो उन क्लोराइड आयंस के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है? अपना एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, टेट्रा हेलो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना देता है अपनी। तो ये थोड़ा सा एक एडिशनल चीज थी, तभी हम लोगों ने थोड़ा सा लेड को अलग लिखा, वरना रिएक्शन सबका सेम ही है ये वाला। ठीक है, दो मोल HCl के साथ रिएक्ट करके डाइक्लोराइड और वाटर बना देगा। डाइक्लोराइड सिर्फ और सिर्फ लेड की फॉर्म में दो क्लोराइड के साथ मिलके अपना टेट्रा हेलो कॉम्प्लेक्स साइन बना देगा। टेट्रा हेलो कॉम्प्लेक्स साइन बना। एसिडिक नेचर अब आपने शो करनी है, तो एसिडिक नेचर शो करने के लिए किसी बेस के साथ रिएक्शन कराओगे। बेस के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो बड़ा ही अजीबो गरीब, ये वाली बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बनता है Na2XO2। ठीक है, Na2XO2। जिस तरह फॉर एग्जांपल टिन, तो Na2SnO2। ठीक है, साथ वाटर। ठीक है जी, तो ये इसकी एसिडिक नेचर है। अब बेसिक नेचर तो याद करना बड़ा आसान था, उसमें Cl2 फॉर्म बन रही थी और यहाँ पर एक टेट्रा हेलो कॉम्प्लेक्स साइन बन रहा था। एसिडिक नेचर में मुश्किल ये आती है कि यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट ही भूल जाता है बंदे को। तो ये आपने कोशिश करना 10 बार लिख लो इसको। देखो अभी तक आपने जो लेक्चर लिया है ना, यकीन करिए अगर आप अभी भी MCQ सॉल्व करने बैठ जाएंगे, आपको वो चीज़ें आती होंगी, रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये याद नहीं रहनी, ये चीज़ आप 10 दफ़ा लिख लो, या 10 दफ़ा लिख लो, या जो भी आपकी रिकॉल स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई करो। इस चीज़ को याद करने का तरीका ही ये है कि लिखा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। डाइऑक्साइड्स। अब डाइऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मैंने आपको बताया भी था शुरू में ही कि इनके सारे ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, जर्मेनियम, टिन, लेड के। इनका बेसिक नेचर स्टडी करना है तो आपको एसिड के साथ रिएक्शन कराना होगा। सेम इसमें भी यही है कि जब आप एसिड से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, वहां पर जब मोनोऑक्साइड्स थे तो वहां पे डाइक्लोराइड बना था, यहाँ पे क्या बनेगा? टेट्राक्लोराइड, टेट्राहेलाइड फॉर्म। ठीक है जी, तो ये बात भी मैंने आपको याद करा दी थी पहले ही। अब अगर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लिया जाए, तो वो अपना वहां पर क्या बना रहा था? टेट्राहेलो कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेलो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वो भी बना रहा था सिर्फ और सिर्फ लेड। जबकि यहाँ पर सबके लिए ये बात लिख दी गई है कि वो अपना Cl नेगेटिव से कंबाइन करके हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स साइन फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स साइन की जो फॉर्मेशन है, ये हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि ये प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, चलो जी, हम किधर गए? ये रहा। ठीक है जी, तो ये HCl4 ये अपना हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स साइन बना दिया।
अब एक बात इन्होंने एक्स्ट्रा लिखी है, लेड फोर ऑक्साइड ना, जो लेड का फोर ऑक्साइड यानी लेड की फोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है, ठीक है, यानी PbO2 की बेसिकली ये बात कर रहा है। द रिएक्शन मस्ट बी डन विद आइस कोल्ड HCl, ये इसने एक कंडीशन लिखी है, ठीक है, कि रिएक्शन जो है ना वो आइस कोल्ड HCl में हो, ठीक है, तब ही आपकी PbCl4 फॉर्म आपको ऑब्टेन हो पाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी हीट दे दोगे तो वो क्या होगा कि PbCl4 जो है ना बनते साथ डिकम्पोज हो जाएगा इनटू PbCl2 और साथ Cl2 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी +2 फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बोला था आरटीपी पे, आरटीपी भी कुछ ना कुछ 25 का टेम्परेचर होता है। अगर आप आरटीपी से बहुत नीचे चले जाते हो यानी आइस कोल्ड देते हो, तब वो PbCl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकेगा। लेकिन अगर आप जैसे ही थोड़ा सा वार्म कंडीशन दोगे तो वो टूट कर प्रेफर करेगा कि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिली, फ़ौरन से वो एनर्जी यूज़ करके Cl2 को दूर निकालूं और +2 फॉर्म में आ जाऊं जो मेरी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। आगे चलो, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर बताने के लिए आप जो रिएक्शन कराते हो विद बेस कराते हो, विद बेस कराते हो। अब एक बात मैं बताऊं, एसिडिक नेचर यहाँ की भी बड़ी ही अजीबो गरीब और फजूल किस्म की थी, ठीक है, इसको भी आपने 10 दफ़ा लिखना था। और नीचे वाली वो तो उफ अल्लाह, वो तो इससे भी ज़्यादा फजूल है, ठीक है। Na2 आगे अंदर एक पूरा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, और एक्स यानी जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ लो, अंदर पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एक्स OH6 -2, ठीक है। तो इसके ऊपर +2 था, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 है, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है। तो ये एसिडिक नेचर का केस है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉर्म दिस, ठीक है जी, इस फॉर्म के सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस देता है। तो ये एसिडिक नेचर शो करने के लिए, अब जो एसिडिक नेचर का रिएक्शन है ना, इसमें यहाँ तक तो आपको बात याद रहेगी, यहाँ तक तो आपको बात रहेगी याद, क्यों? क्योंकि डाइऑक्साइड लेना है, बेस के साथ रिएक्शन कराना है, तभी उसका एसिडिक नेचर पता चलेगा। इतनी तो बात हर किसी को ही पता होनी है। ये जो चीज़ है ना ये भूलेगी, और ये जो चीज़ है ना ये भूलेगी। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद कर लो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम लोगों ने, अगर आपने यहाँ तक लेक्चर सुन लिया है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने जिस तरह ये लेक्चर अटेंड करके हिम्मत करके ये जो 1 घंटा आपने लगाया है ना, यकीन करें अब इसके बाद आपको गारंटी देता हूँ मैं कि आपको कोई मसला नहीं आएगा इस ग्रुप 4A में, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपकी टिप्स पर होगा। कोई भी डिफ़िकल्ट भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने बड़े ही ईजी वर्ड्स में डिटेल्ड में समझाया आपको, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेस्ड अपॉन ग्रुप 4A एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।